वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 3 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने मैथ आपको क्लास नंबर 2 तक आपको कवर करा रखे हैं। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को आप कवर कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप रैंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी मैथ के मैंने क्लास आपको प्रोवाइड किए हैं या जितने भी क्लास आपको कराएंगे, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाएगा। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, ऐसे केस में 95% जो क्वेश्चन है ये केवल एक मेथड से आपके सॉल्व हो जाएंगे। और वैसे छात्र जो कभी भी कंपिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% आपको समझ में आएगा, 100% आपका मैथ क्लियर होगा। तो आप सभी लोग पूरी तरीका से माइंड कंसंट्रेट करके, आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी चीज़ों को अचीवमेंट करने के लिए डेडिकेशन महत्वपूर्ण भाग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और मैं पहले आपको बता दूं कि आज आपका प्लेटफॉर्म का मैथ आपका होने वाला है। तो आप सभी लोग पेन पेपर ले करके बैठेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाते चलेंगे। और आप सभी लोग जो भी छात्र 20+ एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं, 20 के आसपास या इससे अधिक, आप सभी लोग क्लास एंड होने के बाद सेशन में आप सभी लोग बताएंगे कि आपने कितना स्कोर आपने मेंटेन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करे। आप सभी लोग अच्छे तरीका से जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो जो एचसीएफ होता है उन सभी संख्याओं को काट देता है, जिसका कि वो एचसीएफ होता है। जैसे आप यहाँ पर 90, 180 और 240 का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो देखने से ही लग रहा है कि 30 तरीक आपका 90। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 3 8 24, यानी इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि आपको एचसीएफ निकालने के लिए मुझे बताना चाहिए, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का प्राइम फैक्टर कर लेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद जो आपका कॉमन आएगा वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। साथियों, अगर यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आपका 6, 18 और मैं यहाँ पर आपको 24 दे देता हूँ, ठीक है ना। अगर हम आपको यहाँ पर ये कहें समझाने के उद्देश्य से, यहाँ पर चलिए 18 है तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर आप 36 कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा समझने के लिए। अब हम आपको ये कहें कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे कि ये आपका 6, 18 और आपका 36 आपका विभाजित हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछा जाएगा, एचसीएफ निकाल लेंगे और इसका एचसीएफ आपका 6 आएगा। तो ये 6 आपका वह छोटी संख्या है जिससे कि आपका ये तीनों संख्या आपके पूर्णतः आपका विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 90, 180 और 240 को विभाजित करने के लिए आपको इन तीनों संख्याओं का चाहिए एचसीएफ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। पहले एकदम रिलैक्स होकर के आप सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य आपका 700 रुपया है, लेकिन खुदरा कहा जा रहा है कि विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। अगर आप वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं और आप खुदरा खरीदते हैं तो वहाँ पर क्या है कि आपको 20 रुपया यानी 20% का आपको छूट मिल जाएगा। यदि खुदरा विक्रेता वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। बस एकदम आपको अकबकाने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप रिलैक्स हो जाइए क्वेश्चन को पढ़ करके, और अगर नहीं होता है तो आप दोबारा क्वेश्चंस को आप रिपीट करिए। साथियों, सबसे पहले आप ये निकालिए कि वस्तु को उसने खरीदा कितना में, क्योंकि अगर 20% अगर छूट पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे अगर वस्तु का कीमत 100 होगा और 20% का मुझे छूट मिलेगा तो वस्तु हमें 80 रुपया में मिल जाएगा। बट यहाँ पर क्या है कि वस्तु का जो आपका मूल्य है ये आपका 700 है। तो आप जानते हैं कि वस्तु का जो आपका मूल कीमत है ये आपका 700 रुपया है। और आप जानते हैं किसी भी वस्तु का जो अपने आप में आपका मूल्य होता है ये आपका होता है 100। तो आप यहाँ पर 100 से कंपेरिजन करेंगे और 20% का जब आपको छूट मिल जाता है तो वस्तु आपको कितना में मिल जाएगा, आप कहेंगे सर 80 में मिल जाएगा। तो 80 से यहाँ पर आप सभी लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 00 से आपका 00 कटेगा और 20% आपका छूट का मतलब होता है कि वस्तु को 80 रुपया में दिया जा रहा है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 7 गुना 8 करेंगे तो 8 7 आपका 56, 10
यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ये आपका यहाँ पर 500 आपका 60 रुपया है। यानी अगर आप वस्तु को अगर 700 रुपया में खरीद रहे हैं और आपको 20% का अगर आपको छूट मिला है तो इसका मतलब वस्तु जो आपको मिल रहा है ये आपके 560 रुपया में आपको मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर आपको किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जरा गौर करिएगा, वस्तु का आपको सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है किसके लिए, तो जो इस वस्तु को बेच रहा है, जिसके पास आप खरीद रहे हैं, वह कहता है कि वस्तु को हम जो है 700 रुपया में आपको देंगे। इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 700 रुपया हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, लाभ प्रतिशत आपको पूछा गया है क्वेश्चन में ना, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। आप मुझे ये बताओ, किसी वस्तु को आप 560 में खरीदेंगे और आप 700 में अगर आप बेचेंगे तो आप कहेंगे सर लाभ परसेंट जो होगा, यानी लाभ होगा 140 का। कितना का हो जाएगा, बच्चा बता देगा। किसी वस्तु को 560 में खरीदना है और 700 में अगर बेचना है तो 140 का आपको लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लाभ हो गया 140 का, और लाभ परसेंट फॉर्मूला कहता है लाभ बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 500 आपका 60, और मल्टीप्लाई करेंगे आप सभी लोग 100 से। देखिए यहाँ से 0 से आपका 0 कट जाएगा, 14 से काटेंगे तो आपका कितना बार में कटेगा जरा बताओ। 14 से काटेंगे, 14 तिया 42, 14 चौके आपका 56, 4 बार में कटेगा, और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 25 टाइम्स में आपका कटेगा। यानी आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्लेटफॉर्म में पूरी तरीका से आपको कवर करा रहा हूँ, साथ ही साथ दोस्तों आपका 80% मैंने यूनिक प्रकाशन का मैथ मैंने आपको कवर करा रखे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो पहले टाइम आपका चला था वॉल्यूम आपका, उसमें लगभग मैंने नोट्स के हर एक टाइप को कवर करा दिया है आपको। कुछ टॉपिक आपका बचा हुआ है जिसको काफ़ी जल्दी कवर करेंगे, और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि आप बेहतर तरीका से आप मैथ में पूरा आप स्कोर मेंटेन कर पाएंगे। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ज़रा गौर करिएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहता है कि एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई, मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितनी की वृद्धि करनी होगी। दोस्तों आप याद करिए, आप सभी लोग उस जमाने को जब मैंने आपको बताया था कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि की जाती है तो गृहिणी को अपना खपत कितना कम कर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का जो है वहाँ पर परिवर्तन ना हो, या फिर आप जो है मूल्य में किसी भी तरह का आपको असर ना पड़े। तो इसका सिंपल सा आपका मतलब होता है, और इसके लिए एक आपका अलग रूल होता है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 20% की कमी की गई है तो जो कमी या वृद्धि होगा उसको आप ऊपर में रखेंगे, और 20% कमी कहने का मतलब होता है आपका 80 बचेगा, क्योंकि 20% अगर आपको छूट मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि 80% बचेगा। आप कहा जा रहे हैं कि मूल कीमत वापस लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। आप कहेंगे आप कैसे जाने 100 से करना है, क्योंकि आप किसी भी वस्तु का चाहे आप ज़्यादा यूज़ करिए या कम करिए, वो अपने आप में आपका 100% होता है, इसलिए आप यहाँ पर 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे तो 20 से काटेंगे तो आपका 20 बचे आपका 100, सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पर 20 चौके आपका 80 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे ये आपका 25 टाइम्स में आपका कटेगा, यानी ऑप्शन आपका डी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लाए हो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए कहा जा रहा है 1 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, और इसी क्रम में 9 टू दी पावर आपका 2 का औसत क्या होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी कभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अगर दोस्तों आपको योग निकालना रहे तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर आपने नहीं लिखा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर बेहिचक आप इसको आप नोट डाउन करेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जो योगफल का फॉर्मूला होता है, कहता है n इंटू आपका n प्लस आपका 1, ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे, एंड यहाँ पर आपका 2n प्लस आपका 1, और यहाँ पर आपके बटे में 6 हो जाएगा, जिसको आप योग कहते हैं, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपका सिलेबस में पूरी तरीका से मेंशन है नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितना नंबर है, तो आप अगर काउंट करेंगे तो टोटल 9 तक है। n का मान आप क्या रखेंगे, आप 9 रखेंगे, तो यहाँ पर आपका 9 प्लस आपका 1, फिर आपका इंटू हो जाएगा 2 इंटू आपका यहाँ पर 9, फिर आप यहाँ पर प्लस 1 अपॉन यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आप 9 इंटू 9 करेंगे, सॉरी आप 9 प्लस 1 करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, 10 होगा,
10 इंटू 9 करेंगे तो आपका 90 होगा, फिर यहाँ पर इंटू करेंगे। अब 9 दूना 18 और 1 आपका 19 हो जाएगा, और बट्टे में आप यहाँ पर 6 को डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए 9 गुना अगर 9 करेंगे तो आपका 171 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 0 और बट्टे में आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐसा करिए, इसको आप काट लीजिए। अगर इसको आप 6 से काटेंगे 200 आपका 85 बार में कटेगा, और ये कहलाएगा आपका योग। ये आंसर नहीं है, बल्कि आपको निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज, यानी औसत निकालना है। और औसत बराबर आप जानते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा 285, ये आपका योग है। और एवरेज चाहिए तो टोटल कितना संख्या है, तो आप कहेंगे टोटल 9 तक संख्या है, यानी टोटल आपके कितने नंबर है, तो आपका 9 है। तो आप 9 से भाग दे देंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला कहता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। अब इसमें मुझे लगता है कि आप लोग भाग लगा लीजिएगा। इसको पहले काट लीजिए एक बार 3 से। 3 से काटेंगे, 3 3 का आपका 9, 3 से काटेंगे तो 3 नमा 27, 3 पचे 15, यानी 95 टाइम्स में कटेगा। अब 3 से 95 में भाग लगाएंगे तो ये आपका 31.2 आपका 3 आ जाएगा। 31.2/3 ऑप्शन नंबर डी। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर आप सभी लोग कमेंट सेशन में मुझे बताएंगे। देखिए साथियों, प्रश्न कहा जा रहा है क्रमशः 125 मीटर, 165 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, जिसमें एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। दोनों रेलगाड़ियां मिलने की क्षण से कितने सेकंड में वे एक दूसरी को पार करेंगे, ये आपको बताना है। यानी आपको समय पूछा जा रहा है। साथियों मैं बता दूं कि जब भी कभी आप याद रखेंगे, ये मान लिया जाए एक आपका ट्रेन है, ठीक है ना। ये मान लेता हूं मैं, ये आपका एक ट्रेन है, और ये जो इस डायरेक्शन में आपके ट्रेन जा रही है। क्लियर है? और एक ट्रेन आपका है जो कि आप मान लेते हैं कि ये ट्रेन आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पर आपका जो है आपका चल रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो चाल होता है ये आपका जुड़ता है जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और सेम डायरेक्शन में चाल आपका घटता है। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कहा दिया गया है सीधा सीधा कि ट्रेन जो है ये एक दूसरे के क्या है, तो आपका विपरीत दिशाओं में आपकी चल रही है। क्लियर है? तो आपको बताना है समय। समय बराबर आपका फॉर्मूला कहता है दूरी बटे चाल। तो बताइए आप दूरी क्या हो जाएगा, तो 150 मीटर और 165 मीटर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्या बनेगा, आपकी दूरी बनेगा, है ना। तो फटाफट आप सभी लोगों ने जोड़ लिया है क्या? बिल्कुल आप जोड़ लेंगे। 125 165 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 200 आपका 90। कितना हो जाएगा? 200 आपका 90 हो जाएगा। मतलब समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब चाल को जोड़ लीजिए, क्योंकि चाल भी आपका ऐड होगा। किसी ट्रेन में आप चढ़े हुए हैं और अगर सामने से अगर ट्रेन आती है तो आपको लगेगा कि सामने वाला जो ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इसलिए क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो चाल जुड़ जाता है आपका और सेकेंड वाला। तो यहाँ पर आपका देखिए 80 और यहाँ पर आपका 65 को आप जोड़ेंगे तो 8 6 14 145 होगा क्या? 100 आपका 45 हो जाएगा, यानी इसकी चाल हो जाएगा 145 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करिए मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि चाल दिया गया आपका मीटर में, सॉरी आपको यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन और आपका जो दूरी दिया गया है ये आपका मीटर में है। तो आपको 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा को जोड़ करके आप इसमें क्या करेंगे, 5/18 से गुना, क्योंकि आपको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। अब सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 290। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 145 गुना आप यहाँ पर 5 करेंगे, एंड जो यहाँ पर आपका 18 है ये आपका ऊपर चला जाएगा। क्या आप इतना कर पाओगे? बिल्कुल आप यहाँ पर कर लेंगे इतना। आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अगर काटेंगे इसको साथियों, आप सभी लोग मुझे बताओ कैसे काटोगे। देखिए अगर 5 से इसको काटेंगे तो आपका 5 5 25 5 8 आपका 40। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 7 पॉइंट आपका 2 आ जाएगा। कैलकुलेटिव है, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इतना आपको कैलकुलेट करने से कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहा जा रहा है कि एक टंकी के तल में एक छेद है, इसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि टंकी में छेद नहीं होता तो टंकी को भरने में 1 घंटा कम समय लगता। छेद को टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा? जैसे मान लिया जाए कि कोई आपका टैंक है कहीं पर लगा हुआ, और उसमें एक आपका छिद्र है। जब आप मोटर चला करके उसमें पानी को आप भरते हैं तो एक छिद्र है जिससे कि पानी का रिसाव हो जाता है।
तो निश्चित तौर पर ज़्यादा समय लगेगा। अगर वो छिद्र को आप बंद कर देंगे तो टंकी क्या होगा कि 1 घंटा आपके पहले भर जाएगा। और आपको ये कहा जा रहा है कि अगर वो छिद्र इस टंकी को खाली करे तो कितने समय में खाली कर सकता है, ये आपको बताना है। देखिए साथियों, प्रश्न को पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि एक टंकी के तली में एक छिद्र है, इसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगता है, तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है 8 घंटे का समय लगता है। तो ये आपका समय का पूरा मैं यहाँ पर सबसे पहले काम कर रहा हूँ। और ये आपका है छेद वाला टंकी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका क्या हो गया, छेद हो गया टंकी में। तो सबसे पहले में कहा जा रहा है कि 8 घंटे में ये भर सकता है, लेकिन दोस्तों उसमें छेद होने के कारण से कहा जा रहा है कि 1 घंटा आपका कम समय लगता। यानी उसमें जब छेद हो गया है तो इसमें क्या है कि 1 घंटा का आपका कम समय लग रहा है। इसको देखिए, आपको ये कहा जा रहा है, इसमें जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पुनः समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है। कहा जा रहा है कि इसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है, क्योंकि टंकी की तली में क्या है, आपका छेद है। तो छेद होने के कारण से 8 घंटे का समय लगता है। और अगर छेद नहीं होता तो आपको कितना लग जाता, आप कहेंगे 7 घंटा लग जाता। अब देखिए कहा जा रहा है, ये तो आपका समय का आपका रेशियो है, और समय का ही उल्टा आपका क्या होता है, आपका क्षमता होता है। और क्षमता हो जाएगा 8 अनुपात आपका 7, क्योंकि समय को पलटेंगे क्षमता होगा। ये स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए हमें कहा जा रहा है कि यदि टंकी में छेद नहीं होता तो टंकी को भरने में 1 घंटा कम समय लगता है। तो कहा जा रहा है कि छेद को टंकी को पूरी तरीका से खाली करने में कितना समय लगेगा। किसी एक को लेकर के आपको चलना होता है। जैसे 8 गुना 7 करेंगे, 8 सत्ते आपका यहाँ पर 56 हो जाएगा, या फिर इधर से भी आप ले करके चलेंगे तो वही हो जाएगा। यानी 8 की क्षमता से जो आपका जो है, यानी 8 के क्षमता से यानी आपके 7 घंटे तक अगर आपका चलेगा तो 8 सत्ते आपका 56 हो जाएगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो है ये छिद्र क्या करेगा, खाली कर देगा। तो छिद्र का क्षमता कितना है, जरा देख लीजिए आप सभी लोग, छिद्र का क्षमता कितना है जरा बताओ मुझे। आप 8 भरेंगे और यहाँ पर 7 आपका खाली हो जाएगा। तो यानी कितना की क्षमता से आपका खाली होगा, 1 के क्षमता से खाली होगा। तो कहा जा रहा है कितना समय लगेगा खाली करने में, तो आपका समय हो जाएगा। अब 1 इसमें भाग लगेगा तो 56 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ कैंडिडेट को निश्चित तौर पर दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क का मैंने स्पेशल क्लास आपको नहीं दिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इससे बेहतर आपका ट्रिक कुछ नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आ रहा हूँ आपका टाइम एंड वर्क का एंड आपका पाइप टंकी का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न का जा रहे हैं, एक का 45% के 30% का 25% किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक का आपका 45% परसेंटेज को यहाँ पर हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर आपका 30 ऊपर दिया गया है, ऊपर से अगर हटाएंगे नीचे में 100 होगा, फिर आप गुना करेंगे एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 अपॉन यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 4 टाइम्स में आपका कटेगा। आप ये भी कर सकते हैं, या फिर मैं सिंपली अगर मैं आपको ये बताऊं, आप सीधा इसको गुना कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। 0 से 1 0 आप कहीं पर काट दीजिए, ठीक है। 25 तरीका आपका कितना हो जाएगा, 75 गुना 45। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 75 गुना आप 45 कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर 100 पर 2 0, 2 0 4 0 और 1 0 5 0, यानी 1 पर आपका कितना 0 आ जाएगा, आपका 5 0 मैंने डाल दिया है। इसको गुना करके जो भी आएगा आप पीछे से 0 को काउंट करके पॉइंट मारना है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद पॉइंट मार दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो 5 अंक के बाद आपका पॉइंट होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट दिया गया है तो गलत है। यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट दिया गया है, गलत है। यहाँ पर 4 अंक के बाद पॉइंट दिया गया है, गलत है। 5 अंक के बाद पॉइंट ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा बिना बनाए। आप इसका आंसर सीधा सीधा आप लगा सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को कहा जा रहा है पूरी तरीका से पार करने में कितना समय लेगी। जरा गौर करिएगा, प्रश्न हमारा ये कहा जा रहा है कि एक कोई ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में कहा जा रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 300 मीटर लंबी एक
दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो समय बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल। आप दूरी जानते हैं कि एक ही डायरेक्शन में जब ट्रेन चलेगा तो आपका क्या होगा, जरा मुझे बताओ। और ओवरटेक करेगा तो निश्चित तौर पर आप ये कहेंगे कि दूरी ऐड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, उसका सेल्फ डिस्टेंस जो ट्रेन की लंबाई है एंड जो भी वो चीज़ें पार करती है उसकी भी लंबाई आपस में ऐड होकर के ट्रेन के लिए कुल दूरी बनता है, जो मैं बार बार आपको कवर कराता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि जो ट्रेन की आपकी लंबाई है, एक ट्रेन का 200 मीटर है और दूसरी ट्रेन का आपका 300 मीटर लंबाई है, तो टोटल जब दूरी बनेगा तो ये आपका टोटल यहाँ पर हो जाएगा आपका 500 मीटर। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक का चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोस्तों ओवरटेक करेगा तो चाल घटेगा, क्योंकि आप जिस ट्रेन पर बैठे हैं और कोई अन्य ट्रेन अगर आपको ओवरटेक कर रहा होता है, कर रही होती है, तो आपको जो है उसकी चाल आपको धीमा लगेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में आपको तेज लगता है। तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो आप यहाँ पर गौर करिए, आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर घटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको बनाना है मीटर प्रति आपको सेकेंड में। कहेंगे क्यों, क्योंकि ऊपर में जो 500 है ये आपका मीटर में दिया गया। फटाफट काटिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप आप और ले लीजिए। 500 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में आपका हो जाएगा 36 इंटू आपका 5, और जो 18 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे में आपका 1 बचेगा। आप काटेंगे तो 18 से 2 बार में आपका कटेगा, 5 से काटेंगे तो आपका 100 अपॉन में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो ये आपका 50 टाइम्स में कटेगा। यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई छात्र ऑप्शन यहाँ पर सी लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों, और मैं बता दूं वैसे छात्र जो कार्यालय परिचारी के लिए बेहतर तरीका से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक आप किसी भी तरह का कोर्स के साथ आप ज्वाइन नहीं है, आप इसके अंतर्गत कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। साथियों लेटेस्ट अभी आपका बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें कि ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, सभी सब्जेक्ट का थ्योरी के साथ साथ आपको डिस्कशन एंड PDF के साथ A to Z चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की सुविधाएं आपको बैच में ही दिया गया है, जो आप फ्री में आप लगा सकते हैं, जिसका फी 100 आपका 49 लगता है, और एग्जाम तक वैलिडिटी 9572483044 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे। पूरी सहायता आपकी की जाएगी और तैयारी बेहतर नहीं बल्कि आपका बेहतरीन हो जाएगा। फुल में फुल अगर आपको स्कोर करना है, 70+ लेकर के जाना है, तो निश्चित तौर पर आप बैच के अंतर्गत एनरोल हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 की धनराशि ऋण पर लिया। यदि उसने उस अवधि के अंत में 2,000 का ब्याज चुकाया तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, कोई व्यक्ति है जो कि आपका 10,000 रुपया लेता है और 2 वर्ष के बाद उनके द्वारा 2,000 रुपया का ब्याज चुकाया जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला कहता है P इंटू R इंटू आपका T। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको 10,000 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 10,000 लिख देंगे। ब्याज इक्वल टू आपका P इंटू R, रेट आपको निकालना है T, समय आपको दिया गया है 2 वर्ष। नीचे में यहाँ पर आप सभी लोग 100 को आप पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 00 से 00 कटेगा, यहाँ पर 00 से आपका 00 कटेगा और 2 से काटेंगे तो ये आपका 10 बार में आपका कटेगा, यानी R इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा ये आपका 10 आएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर बी लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर आप सभी लोग बताएंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया 38,000 आपको 225 दिया गया है, इसमें 3 का घातांक बताना है। पहले आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए 3 से आप लगा दीजिए, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मैंने रूल बताया है यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो पूरा संख्या आपका 3 से विभाजित होगा। देखिए 5 2 7, 7 8 15, 3 18, 18 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 सती 21, 3 बचे आपका 15। 3 से फिर आप भाग लगाएंगे तो 3 चौके 12, 3 से लगाएंगे 3 दूना 6, 3 बचे आपका 15।
उसी तरह से पुनः आप यहाँ पर भाग लगाइए। अब आप ऐसा करिए कि 5 से लगा दीजिए। 5 से लगाएंगे 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25 होगा, और 5 से लगाएंगे तो 17 पचे आपका 85, यानी 3 का आपको घात बताना है। तो 3 आपका 2 टाइम्स है, तो आप 3 2d पावर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, और इसका घात क्या कहलाएगा 2। जो पावर होता है उसी को घात कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर करेंगे। साथियों, प्रश्न आपको कहा जा रहा है, यदि x और y संख्या 653 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार है कि यह संख्या 80 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, यह आपको बताना है। जरा गौर करिएगा, यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिया गया है, प्रश्न आपको ये कहा जा रहा है आपका 6500 आपका 53 एक्स वाई आपका एक्स और वाई का कुछ ऐसा मान लीजिए जो 80 से आपका पूरी तरीका से आपका विभाजित हो, और जब एक्स और वाई का आप मान निकाल लेंगे तो उसको आपको क्या करना है कि आपको जोड़ देना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर 4 या 8 लेते हैं तो ये 80 से आपका विभाजित नहीं होगा, 80 से बिल्कुल आपका विभाजित नहीं होगा, ये आप काट दीजिए। अगर 6 लेते हैं तो बिल्कुल आपका विभाजित हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि x के जगह पर अगर आप 6 रखते हैं और y के जगह पर फिर आप क्या रखेंगे, इसके जगह पर आप रखिए 0, तो आपका विभाजित हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ये करते हैं 653, उसके बाद 6x के जगह पर रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को लेकर के चल रहे हैं, और y के जगह पर 0 रखेंगे, और अगर 80 से भाग लगाएंगे तो ये आपका विभाजित हो जाएगा। देख लीजिए ट्राई करके, 0 से 0 कटेगा। अगर इसको आप यहाँ पर काटेंगे 8 से, तो 8 अठे आपका 64, 1 बचेगा, तो 8 कम 8 होगा, 8 5 13, ठीक है, 8 7 56, देखिए कट गया ना। तो इसका मतलब है कि x का जो आपका वैल्यू लेना होगा ये आपको यहाँ पर 6 लेना है, एंड y का वैल्यू आपको 0 लेना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x प्लस आपका y बराबर मान क्या होगा। x का वैल्यू 6 लिया है आपने, y का वैल्यू 0, आपस में जोड़ेंगे तो 6, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी छात्र ऑप्शन बी लगा रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट कहा जा रहा है, दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। दो अलग अलग परिमेय संख्याओं का अपरिमेय, देखिए मान लिया जाए रूट आपका 2 अपरिमेय है और रूट 3 भी आपका अपरिमेय है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना 2 तो आपका 6 होगा, और 6 क्या है आपका अपरिमेय है ना। तो दो अपरिमेय संख्याओं को जब गुना किया अभी मैंने, तो यहाँ पर आपका अंडर रूट 6 आया और ये आपके अपरिमेय है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर यहाँ पर अंडर रूट में यहाँ पर 3 और पुनः अंडर रूट अगर मैं 3 लेता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 9, और 9 का चूंकि वर्गमूल आपका 3 हो जाता है तो ये आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी हम लोग दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग आपका 9 है। यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो कहा जा रहा है कि संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या है। देखिए साथियों, याद रखेंगे आप इसको एक्स वाई भी मान करके आप बना सकते हैं। जब आप कक्षा 10th में पढ़ते होंगे तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आपको मिला होगा। बाकी आप किसी बढ़िया राइटर का बुक अगर एक्स आप जैसे आप पढ़े होंगे सुगम गणित, या फिर आप केसी सिन्हा को पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपने उस समय सॉल्व किया होगा, क्योंकि केसी सिन्हा में इस टाइप का पूरा एक चैप्टर आपको दिया गया है क्लास आपको 10th के एनसीईआरटी में। आज आप ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब आज जो है आप जो बनाएंगे ये आपको उस मेथड से नहीं बनाना है, क्योंकि अब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए प्रश्न आपको कहता है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग आपका 9 है। अब ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंकों को आप जोड़ेंगे तो ये आपका 9 के बराबर हो जाएगा। और यदि फिर कहा जा रहा है कि यदि उसमें 27 जोड़ दिया जाए उसी संख्या में जिसका योग आपका 9 है, तो संख्या के अंक आपके पलट जाते हैं। तो कहा जा रहा है वो संख्या क्या है। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं इसको जोड़ता हूँ 7 दूनी 9 हो जाएगा ना। अब कहा जा रहा है कि यदि इसी 27 में अगर 27 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। 7 7 14 का 4, 2 2 4 1 5, क्या अंक यहाँ पर पलटा 27 था,
ये हो जाना चाहिए था आपका 7 और आपका 2 हो जाना चाहिए था, तभी तो हम कहते कि संख्या का अंक पलट गया। ऐसा नहीं हुआ तो ये वाला आपका गलत है। अगला ऑप्शन ट्राई करिए। यहाँ पर चलिए हम लोग एक बार 72 को हम लोग ट्राई करते हैं। 72 को अगर हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं मित्रों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताओगे यहाँ पर आपका क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 7 दूनी 9 हो जाएगा, और इसमें अगर 72 में हम सभी लोग 27 को जोड़ देंगे तो क्या अंक पलटेगा? नहीं पलटेगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये वाला सही होगा ऑप्शन नंबर डी। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए अंक जोड़िए, 6 3 आपका 9 हो गया ना, और इसी 36 में अगर हम लोग 27 को जोड़ते हैं अंक पलट जाना चाहिए, मतलब अंक पलटेगा तो 6 पहले और 3 आपका बाद में आ जाएगा 63। तो चलिए 27 जोड़ करके ट्राई करिए। तो 7 6 13 का 3, 3 2 5 1 6, देखिए 63 आ गया ना, अंक पलट गया 36 का ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और इसके पहले एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसी बैच को लेकर के अभी मैंने आपको करेंटली बताया है, ये जो आपका बैच है 2026 के लिए लेटेस्ट अभी न्यू बैच आपका लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि जो भी आपके क्लासेस होते हैं इसमें आपका डेली आपको मॉक टेस्ट आपको लगाने का मौका मिलता है, जिसमें कि आपका रेगुलर जैसे आपका 30 क्वेश्चन हिंदी का है तो अलग अलग आपको सेशन वाइज भी आपको टेस्ट मिल जाता है। 40 क्वेश्चन फिर आपका जीके जीएस का, एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन आपको जो है मैथ का, यानी ओवरऑल आपका सेशन वाइज करके भी आपको टेस्ट मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या है कि फुल आपको टेस्ट भी आपको मिल जाता है जो रेगुलर आपका चलता है, जो क्लास होते जाएगा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज भी आपका टेस्ट होगा, मिक्सलेनियस टेस्ट होगा, मतलब A to Z आपको पूरी तरीका से प्रिपेयर कराई जा रही है। साथियों यहाँ पर क्या है कि पटना के अंदर चल रहे हैं जो आपका बेस्ट आपका सेंटर है, जहाँ से हर एक बार आपके रिजल्ट निकलते हैं, इसका भी कंप्लीट आपको कलेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑल ऑफिस से एक्सेस लेकर के सिलेक्टेड क्वेश्चन का नोट्स एंड डिस्कशन क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी आपकी क्लास होते हैं रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके आपको दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से आप कार्यालय परिचारी के लिए बेहतर आप इंप्रूवमेंट कर पाए। इसके अंतर्गत आपको KGS का, प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन, यूनिक एंड चक्षु प्रकाशन का, एंड अपकमिंग कोई भी बुक्स आपका लॉन्च होता है तो A to Z आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि KGS में अभी लेटेस्ट आपका बैच आपका ऑफलाइन सेंटर पे आपका लॉन्च हो रहा है, जिसको कि काफ़ी जल्दी हम लोग इसमें जो है उसकी भी शुरुआत करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद में जो आपका पावर होता है ये हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पावर है तो ये आपका राइट आंसर होगा, बहुपद है। ये वाला भी आपका बहुपद होगा, बट ऑप्शन अगर सी की मैं बात करूँ तो ये आपका बहुपद आपका नहीं कहलाएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले आप इसका LCM लेंगे, x होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा x² प्लस आपका 1 हो जाएगा, और नीचे में जो x है अगर आप उसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो x टू दी पावर -1 होगा, जो आपका पॉसिबल आपका नहीं है बहुपद में। तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर सी ला पा रहे हैं बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यदि क्रमिक छूट 15% और 10% हो तो इसकी एकल समतुल्य छूट क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए जब भी आप किसी वस्तु को दुकानदार के पास खरीदने के लिए जाते हैं और वहाँ पर आपको 2 क्रमिक छूट दिया जाता है तो इसका फॉर्मूला कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पेन चूंकि आप जान रहे हैं कि आपका थोड़ा सा ये आपका काम करना बंद कर दिया है फिलहाल, आपका A+B आपका -A इंटू आपका B अपॉन आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है जब आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं और वहाँ पर आपको क्रमिक छूट देने की बात की जाती है। तो चलिए हम लोगों का A का मान आपको दिया गया 15%, तो यहाँ पर आप 15 रखेंगे, फिर आपका प्लस होगा। B का मान आपको 10 दिया गया है तो 10 रखेंगे, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 15 इंटू आपका 10 अपॉन आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। 10 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10 बार में आपका कटेगा, 15 10 आपका 25 होगा, और 10 से यहाँ पर 15 में भाग लगाएंगे 1.5 होगा, यानी 25 में 1.5 को माइनस करेंगे आपका सी आ जाएगा, यानी आपका 23 आपका 5। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर की दूरी 60 घंटे में कहा जा रहा है तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में, तो कहा जा रहा है अस्थिर जल में नाव की चाल क्या है। अब याद कीजिए साथियों, मैंने नाव और जो है आपको धारा से रिलेटेड
इतना क्वेश्चन मैंने कराया है कि मुझे लगता है कि कार्यालय परिचारी में इस बार आप सभी लोग तबाही मचा देंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आप एकदम याद रखिएगा। मैंने काफ़ी डिटेल से आपको, काफ़ी मेहनत से आपको तैयारी कराए हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपको क्या कहा जा रहा है, एक नाव धारा के विपरीत है। दोस्तों जब भी कोई नाव धारा के विपरीत चलती है तो इसका चाल आपका घटता है। इसका चाल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका चाल जो होगा धारा के विपरीत घटता है, इसलिए x माइनस आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका चाल कहलाएगा, क्योंकि नाव की चाल x होता है और धारा की चाल आपकी y होता है। तो जब भी विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल आपका घटेगा। इसके लिए मैंने डिटेल आपको थ्योरी पढ़ाया है। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका चाल कहलाएगा, घटेगा। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 80 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 16। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 80 और बटे में यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। 16 से काटेंगे तो 16 पचे आपका 80, मतलब कि आपका x माइनस आपका y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आपका 5। क्लियर है, ये आपका समीकरण आपका पहला हो गया। अब हमें कहा जा रहा है कि धारा के साथ, देखिए जब कहा रहा है धारा के साथ तो आप याद रखेंगे, धारा के साथ कहने का हमारा मतलब है आपका x प्लस आपका y, यानी धारा के साथ में क्या होगा, चाल आपका ऐड होगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो दूरी दिया गया आपको यहाँ पर 72 और बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 से काटेंगे तो आपका 12 छक 72 यानी 6 बार में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस आपका y इक्वल टू आपका यहाँ पर 6। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि अस्थिर जल में नाव की चाल क्या है। आप जानते हैं कि हमेशा के लिए हम लोग x जो होता है यह आपका नाव की चाल होती है, जबकि y आपकी धारा की चाल होती है। तो प्रश्न कहा जा रहा है अस्थिर जल में नाव की चाल क्या है। नाव की चाल यानी आपको x का मान पूछा जा रहा है। आप मुझे बताओ कि जब भी कभी x माइनस वाई और x प्लस अगर आपको y रहता है तो आप सिंपली क्या करते हैं, x निकालना है तो जोड़ करके आप 2 से डिवाइड करेंगे, एंड आपको y निकालना है तो घटा करके आप 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए x निकालना है तो जोड़ करके 2 से भाग, तो x निकालना है तो 5 और 6 आपका 11 में 2 से भाग लगा देंगे तो ये आपका 5.5 आएगा। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीका से मैथ आपका सॉल्व हो रहा है आप सभी लोगों से, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज आपका 2 बजे टेस्ट है तो आप सभी लोग टेस्ट के लिए भी रेडी रहेंगे। 2 बजे आपका लिंक चला जाएगा टेस्ट का, आप सभी लोग टेस्ट आराम से मार लेंगे अपने अपने समय पर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 285, 510 और 1440 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्तक अगर बोले तो आपको यहाँ पर HCF के बारे में आपको बताना है। इसका HCF आप कैसे निकालेंगे, तो इसका HCF निकालिएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। और इसका HCF निकालने के लिए 285 को आप यहाँ पर करेंगे प्राइम फैक्टर। 285 का अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप इसको बारी बारी से आप प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा। 15 गुना 19 करेंगे तो ये आपका 285 आ जाएगा। उसके बाद 500 आपको 10 दिया गया है तो 510 को भी आप प्राइम फैक्टर के रूप में अगर आप तोड़ेंगे तो ये आपका 15 गुना आपका यहाँ पर 34 आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपका आंसर वही आएगा अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप आप तोड़ेंगे भी तो भी। और उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 1400 अगर आप यहाँ पर 40 को अगर आप तोड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार टूटेगा कि आप यहाँ पर ये कर सकते हैं 15 गुना 196 करेंगे तो ये आपका 1440 आपका आ जाएगा, क्योंकि 6 25 30। अब आपको HCF बताना है तो जो सभी में कॉमन होगा वो HCF आपका कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर लगाइए आप सभी लोग फटाफट। एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, चलिए बताइए। देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः 66 11 है, यदि उनमें से एक संख्या 33 है तो कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। साथियों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, हमारा फॉर्मूला कहता है LCM इंटू आपका HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना आपका क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। अब दो संख्या में एक संख्या आपको दिया गया यहाँ पर आपका 33, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर LCM आपको दिया गया है आपको यहाँ पर 66, उसके बाद HCF आपको दिया गया है 11। अब दूसरी संख्या हमें निकालना है तो आप बराबर करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 66 गुना 11 और बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पर 33। 33 से काटेंगे 2 बार में कटेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 दूना आपका 22, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है 1200 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे गए,
800 के लाभ पर बेचे गए, कहा जा रहा है रुपए 800 के लाभ पर बेचे गए तो प्रति दर्जन सेब का मूल्य ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, पुनः समझिए। 1200 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदा, मतलब अगर 100 अगर आप सेब खरीदेंगे तो आपको रुपया लगेगा 1200, और ऐसे में 400 सेब एक व्यक्ति के द्वारा आपके खरीदे जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर 100 कोई सेब अगर खरीदता है कोई व्यक्ति, तो इसका जो आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा, आपका 1200 हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ आपको कितना खरीदा है आपने, आपने 400 सेब खरीदा है, तो 400 अगर आपने सेब खरीदा है तो इसका मूल्य आपका क्या होगा। तो आप कहेंगे सर पहले एक सेब का मूल्य निकाल लीजिए और उसमें 4 से गुना कर दीजिए, 400 सेब का निकल जाएगा। तो एक सेब का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1200 में आप क्या करेंगे कि आप भाग लगाएंगे, किसे लगाएंगे, 100 से, क्योंकि अगर आप 100 सेब खरीदते हैं तो 1200 रुपये आपको लेता है, तो एक सेब का मूल्य कैसे निकलेगा, तो रुपया में आप क्या करेंगे, सेब से भाग देंगे, क्योंकि रुपया को हमेशा हम लोग ऊपर रखते हैं। अब ये एक सेब का निकल जाएगा, हमें चाहिए टोटल 400 सेब का मूल्य क्या होगा, तो 400 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको काटेंगे तो डबल जीरो से आपका कटेगा, 12 चौके आपका 48 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका डबल जीरो 4800 रुपया आया 400 सेब का आपका क्रय मूल्य, राइट। अब आपको कहा जा रहा है इसका जो लाभ है, ये लाभ कितना है मित्रों, तो कहा जा रहा है लाभ जो है ये आपका 800 है, तो 800 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 400 सेब का जो है, अच्छा यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका अगर आप एसपी निकालेंगे, 400 सेब का जो आपका एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, ये कितना होगा, तो 400 सेब का विक्रय मूल्य निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका टोटल आपका कितना आया है, इसका भी आपका क्रय मूल्य आपका कितना आया था, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य इसका कितना आया था, जरा मुझे बताओ। इसका आपका जो क्रय मूल्य आया था यहाँ पर, ये आपका आया था आपका 4800, कितना आया था 4800, और इसमें कहा जा रहा है कि जो आपको लाभ हो रहा है ये आपका 800 का हो रहा है, तो 800 इसमें आप जोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको जो है लाभ और क्रय मूल्य दोनों को जोड़ना होता है। अगर आप किसी वस्तु को अगर आप 100 रुपया में खरीदे हैं और आप कहते हैं कि मुझे 20 रुपया का लाभ हुआ, तो हम ये कहेंगे कि वस्तु को आपने 100 में खरीदा और 20 का आपको लाभ हुआ, तो दोनों को जोड़िए, आपको ये पता चल जाएगा कि वस्तु को आपने 120 में बेचा है, सेलिंग प्राइस आपका निकल गया। तो यहाँ पर 4800 में अगर 800 को आप जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा, आपका 5600 हो जाएगा। तो 5600 ये जो कहलाएगा ये आपका कहलाएगा सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों हमें क्या बताना है, जरा गौर करिए। क्वेश्चन हमें ये कहा जा रहा है कि प्रति दर्जन सेब का मूल्य क्या है, मतलब एक दर्जन सेब का मूल्य क्या होगा। तो जरा गौर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टोटल जो आपका विक्रय मूल्य है ये आपका 5600 आया है, और ये किसका विक्रय मूल्य आपका 5600 आया है, तो 400 आपका सेब का, और 400 से 5600 में भाग दे देंगे 400 सेब से, तो आपका एक सेब का मूल्य निकल जाएगा। और आपको बताना है एक दर्जन का, इसका मतलब 12 सेब का मूल्य बताना है, तो आप 12 से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, और यहाँ पर 14 गुना 12 करेंगे तो 12 चौके 48 के 8 हो जाएगा, 4 बचेगा, 12 कम 12 4 16 यानी 168। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लाए हो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाऊं, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, बिना पेन चलाए आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 18 में से 14 को घटाएंगे 4 होगा, 4 से 14 को भाग लगा देंगे, 4 से 4 को, 18 से 14 को घटाएंगे आपका 4 होगा, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, ये आपका खत्म। अब यहाँ पर 6 से 6 को भाग लगाएंगे, 1 होगा, ये आपका खत्म। 1 को इधर गुना करेंगे, करिए या ना करिए बात तो बराबर है। आप 23 गुना 5 कर लीजिए, 5 तरीक आपका 15 का 5, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 1 11 यानी 115, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, किसी जॉब से अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। यदि 6 घंटे में 324 रुपया अर्जित होते हैं तो 29 घंटे में कितनी धनराशि अर्जित होगी, ये आपको बताना है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है जो अर्जित आपका धनराशि है, जरा गौर करिएगा। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो आपकी अर्जित आपका राशि है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये कहा जा रहा है समानुपाती है किसके, तो आपके टाइम के, किसके हैं, तो किए गए घंटों की संख्या के समानुपाती है। अच्छा आप ऐसे भी तो कर सकते हो, अर्जित जो धनराशि है आप इसको ए से डिनोट करिए, अर्जित धनराशि शॉर्ट में आप समझिएगा, बार बार लिखेंगे नहीं।
अब जो समानुपाती है आप बचपन से पढ़ते हैं, इसको अगर आप बराबर करते हैं कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आपको लेना पड़ता है, जैसे हम के ले लिए। अब ये जो है आपका टाइम के समानुपाती है। अर्जित राशि आपको कहा जा रहा है कि आपका 324 है, तो अर्जित राशि के जगह पर आप 324 आप रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ये होगा और कितने घंटे काम होता है, तो आपका 6 घंटा 6 रख देंगे। 6 से काटेंगे इसको तो 6 पचे 30 और 6 चौके आपका 24 यानी 54। तो यानी आपका जो यहाँ पर आ रहा है मान आपका, ये आपका 54 आ रहा है, के इक्वल टू आपका यहाँ पर आ गया है आपका 54 54। अब देखिए क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है यदि 29 घंटे काम किया जाए तो कितना पैसा वो कमा लेगा। अब आपको इसी फार्मूला पे आपको सेट करना है पुनः। ए इक्वल टू आपका क्या फार्मूला बना है, के इंटू आपका टी। अब यहाँ पर देखिए कितना आपको अर्जित करना है, ये राशि के बारे में बताना है। के का वैल्यू आपका कितना है, आपका 54 है। काम करना है आपको 29 घंटा, तो कितना आपका राशि आएगा, इन दोनों को गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप इसका आंसर ला सकते हैं। इसका आंसर आपका आ जाएगा 1566, ऑप्शन आपका डी। आप इसको गुना कर लेंगे। क्लियर है ना साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। फिलहाल आप आंसर इसका फटाफट करेंगे, एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा। चलिए बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। जरा क्वेश्चन को आप पहले पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहता है कि दो संख्याओं के बीच अनुपात 19 अनुपात आपका 24 है। जैसे मान लिया जाए ये आपका पहला संख्या है और ये आपका यहाँ पर दूसरा संख्या है। इन दोनों के बीच जो आपका अनुपात है ये आपके 19 अनुपात आपका 24 है। अब कहा जा रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए, यानी अगर आप इसमें से भी यहाँ पर 36 को आप माइनस करते हैं और इनमें से भी अगर आप 36 को माइनस करते हैं तो जो संख्या है ये आपका 3 अनुपात आपका 4 हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि आपका 19 से आपका 24 हो गया है, तो कितना का अंतर आप कहेंगे 5 का अंतर, और यहाँ 3 से आपका 4 1 का अंतर। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपका गड़बड़ है। इसलिए गड़बड़ है क्योंकि जब दोनों में आपने 36 को घटाया है तो डिफरेंट दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर आपके पास 500 रुपया है और आपके मित्र के पास 400 रुपया है, तो आपके पास 500 रुपया है और आपके मित्र के पास कितना है, आप मित्र के पास आपके 400 रुपया है, तो दोनों में कितना का डिफरेंट है। आप कहेंगे सर 100 रुपया का डिफरेंट है। आपको हम 100 रुपया दे दें तो आपके पास हो जाएगा 600, और आपके मित्र को भी 100 दे दे तो इसके पास हो जाएगा 500। दोनों के बीच फिर भी आपका देखिए 500 600 में कितना का डिफरेंट, 100 का डिफरेंट, क्योंकि दोनों को मैंने बराबर रुपया दिया है या घटाया है। उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट समान होना चाहिए था, जो नहीं है। आप ऐसा करिए, ऊपर में आपका 5 का जो अंतर है उसको आप नीचे में क्या करिए, आप गुना कर दीजिए, और नीचे में 3 और 4 में 1 का अंतर था, इसको ऊपर में गुना करना है। बल्कि 1 को गुना करिए या ना करिए कोई बात फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपको कितना कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर 36 आपका घटाया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 36 घटाया गया है, और आप कहते हैं कि पहले 24 था और हो गया है अब आपके 5 चौके 20 हो गया है, यानी 24 से 20 हो गया है तो 4 घटाया है। आप कहते हैं पहले 19 था अब हो गया है 15, कितना घटाया है, 4 घटाया है। तो ऐसा करिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका जो है 36 घटाया गया है और आप कहते हैं 4 घटाया गया है, तो अंतर की तुलना अंतर से जो निकालना रहेगा उसको गुना। तो प्रश्न कहा जा रहा है संख्याओं का योग क्या है। पहले संख्या निकालिए। संख्या निकालने के लिए पहला संख्या 19 है तो 19 से मल्टीप्लाई एक बार करेंगे, पहला संख्या निकलेगा, और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दूसरा संख्या निकलेगा। आप दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 नमा 36, 19 गुना 9 करेंगे तो आपका 171 होगा। जोड़ना है, दोनों संख्या को जोड़ लीजिए। उसके बाद 9 चौके आपका 36 के 6 3 बचेगा, 9 दूना 18 और 3 आपका 21। आप इसको सीधा सीधा जोड़िए। देखिए 6 और 1 आपका 7 होगा, और 7 में 1 जोड़ेंगे 8 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे आपका 3 होगा, यानी आपका 387। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी छात्र हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है आपका 56 30 108 और आपका 100 आपका 20 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। आपको यहाँ पर बताना है एलसीएम क्या होगा। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। इसका जो भी आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि एलसीएम में ये सभी चीज़ें जो है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपका सिलेबस में आपका मेंशन है, याद रखिएगा। कार्यालय परिचारी में एलसीएम और एचसीएफ के भरपूर क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि सिलेबस आपका इसका अलग है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा
और करेंटली 2025 में कार्यालय परिचारी का जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें भी आप सभी लोग एक्टिविटी बिल्कुल आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष आपका 8 बचे। देखिए आप जानते हैं अगर यहाँ पर 12, 20 और 24 का आप एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो आप मुझे बताओ एलसीएम आपका कितना आएगा। आप कहेंगे इसका जो एलसीएम है ये सर 120 आपका आ जाएगा। 120 इसका एलसीएम आ गया। अब जो भी एलसीएम होता है वो जिस संख्या का एलसीएम होता है उस सभी संख्या से वो आपका विभाजित होता है। तो यहाँ पर देखिए 12 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे तो विभाजित हो जाएगा, 20 से भी विभाजित हो जाएगा, 24 से भी विभाजित हो जाएगा, शेष नहीं बचेगा। शेष को बचाने के लिए शेष कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। 8 इसमें आप जोड़ दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 128। और 128 आपका वही संख्या है जो कि दोस्तों आपका क्या है, तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, आपका विभाजित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और शेष आपका प्रत्येक दशा में आपका 8 बचेगा अगर आप 20 से 12 और 24 से आप डिवाइड करेंगे तो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है 1200 रुपया को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, अर्जित ब्याज क्या होगा। ब्याज का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए आप याद रखेंगे इसका होता है मिश्रधन। इसका मिश्रधन मतलब अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इंटू आपका यहाँ पर 1 प्लस R अपॉन आपका 100 होता है और जो समय रहेगा उसको ऊपर में रखेंगे। इसका पहले आप मिश्रधन निकाल लीजिए, मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिएगा, जो शेष बचेगा वही ब्याज कहलाएगा और फाइनल रूप से आपके आंसर आ जाएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है 1200, इंटू करेंगे 1 प्लस R, रेट आपको दिया गया है 10%, बट्टे में आप यहाँ पर 100 करेंगे और पावर T यानी जो आपका समय है ये आपको दिया गया है 2 वर्ष के लिए, तो आप ऊपर में 2 रखेंगे। 10 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा 1200 गुना यहाँ पर हो जाएगा 11 बटे आपका यहाँ पर 10 और फिर 11 बटे आपका हो जाएगा यहाँ पर 10। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर पाएंगे आप सभी लोग, इसको काट लीजिए यहाँ पर आप सभी लोग, ठीक है। ये आपका 10 है, इसको काटेंगे ये पूरा कट जाएगा। उसके बाद 12 गुना आपका 11 गुना 11 करेंगे 100 आपका 21 हो जाएगा। इसको देखिए तो आपका कितना हो रहा है, इसको अगर आप गुना करेंगे तो आप 121 गुना अगर 12 करेंगे तो 12 कम 12 1 बचेगा, 12 दूना 24 1 25 आपका 2 बचेगा, 12 कम 12 2 14। देखिए 1400 आपका 52 आ रहा है, ठीक है ना। 1400 आपका 52 आ रहा है, आप भी करेंगे तो 1452 ही आपका आएगा। 1400 आपका 52 आ रहा है, ठीक है। अब 1452 जो है ये आपका मिश्रधन है, इसमें से मूलधन को घटा लीजिए, सबका शेष निकल जाएगा। इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 1200 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 252 और यही ब्याज कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168, 14 है। यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा फॉर्मूला कहता है एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब एलसीएम गुना यहाँ पर आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो पहला संख्या आपको यहाँ पर दिया गया आपको 42 और आपको बताना है दूसरा संख्या, तो इक्वल करेंगे। एलसीएम इसका दिया गया है आपका 168 और एचसीएफ आपको दिया गया है 14। देखिए काटेंगे 2 14 से तो 14 दूना 42 और 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौके 8 यानी 84 आ रहा है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बताओ कहाँ पर आपका गलत हुआ। 2 चौके 8 2 8 16 ठीक तो है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए एक संख्या आपको 42 दिया गया है, आपको दूसरी संख्या निकालना है। बराबर में एलसीएम गुना आपका यहाँ पर एचसीएफ आपका होगा। देखिए आप काटेंगे तो 14 तिया 42 हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 छक 18, 56 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी छात्र ऑप्शन ए कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताओ मुझे, एक्सपेक्टेड आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब याद करिए मध्य अनुपाती अगर पूछा जाता है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट आपका एक्स वाई, जबकि आपको तृतीय अनुपाती पूछा जाता है फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर अपॉन आपका एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला होता है।
अब तृतीय अनुपाती निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका ए कहलाएगा और ये आपका बी कहलाएगा। तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो यानी अंडर रूट आपका यानी 2 रूट आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में यहाँ पर आपका 3 प्लस आपका √2 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 सत्ते आपका 28 हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 प्लस आपका √2, इसको क्रॉस में आप गुना कर लेंगे तो 3 माइनस आपका √2 और 3 माइनस आपका √2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला दोनों साइड अगर आप परिमेयकरण करेंगे तो ये आपका साइन आपका चेंज हो जाता है। अब इसको आप गुना कर लीजिए, फटाफट से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 28, उसके बाद 3 माइनस आपका √2 अपॉन यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे यानी आपका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा और उसमें से 2 आपका घट जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे √4 और 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, 7 से काटेंगे 7 चौके 28 यानी आपका 4 × 3 माइनस √2। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी। डी वाले जितने भी छात्र हैं बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट साथियों कहा जा रहा है कि 990 रुपया 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से कहा जा रहा है सामान्य ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए आप किसी को 990 रुपया आप देते हैं, ये अपने आप में कितना होता है 100%, क्योंकि आप किसी को भी 100 रुपया देते हैं और अगर आप 5 वर्षों के लिए और आप 16% का ब्याज लेते हैं तो 16 पचे आपका 80 हो जाएगा ब्याज आपका। तो वही आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई व्यक्ति को 990 रुपया आपका दिया जाता है और इसमें क्या होता है कि आपका 100 से तुलना करना है, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। अब आप मुझे ये बताओ, किसी को आप रुपया दे रहे हैं 5 वर्ष के लिए और 16% उससे ब्याज लेते हैं हर एक वर्ष, तो आपका 16 पचे 80 इसका ब्याज आपका कहलाएगा। 00 से ये ऊपर वाला आपका सीधा आपका कट जाएगा। अब 8 9 72 के आपका 2 7 बचेगा और 8 9 72 में पुनः आप 7 जोड़ेंगे तो ये आपका 70 आपका 9 792 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न कहा जा रहा है, जरा गौर करिएगा, इसमें थोड़ा सा आप बनाने का और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ब्रैकेट क्लोज 2x प्लस आपका 3 5x प्लस 4 आपका 3 आपका 4 के घन के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2x प्लस आपका 3 बटे में यहाँ पर आपको दिया गया है 5x प्लस आपका 4, फिर आप यहाँ पर कहा जा रहा है कि बराबर है किसके घन के, तो 3 बटे आपके 4 के घन के आपका बराबर है, तो यहाँ पर आप क्यूब को रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 2x प्लस आपका 3 अपॉन यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x प्लस आपका 4 इक्वल टू 3 का क्यूब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 64, सॉरी क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा। बनाइए, थोड़ा मैं पानी पीता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल इसको बना लिए होंगे। अब इसको क्रॉस में गुना करिए, 27 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 के 5 3 बचेगा, 5 3 15 3 18 185 x होगा। फिर आप प्लस करेंगे 27 गुना 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा मित्रों, 27 गुना 4 करेंगे 100 आपका 8 होगा, बराबर करेंगे 64 गुना 2x करेंगे, पुनः आप क्रॉस में गुना तो 64 गुना आपका कितना हो जाएगा 100 आपका 28x प्लस करेंगे। उसके बाद पुनः बताइए आप कितना हो जाएगा। अगर 64 गुना आप 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 आपका 92। अब आपको क्या करना है, 128 को इधर हटाएंगे तो आपका 7x इक्वल टू 108 उधर जाकर के आपका घट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 80 आपका 4, राइट। 7 से काटेंगे, 7 कम 7 7 दूना 14 12 हो गया। x का वैल्यू आपका कितना आ गया, आपका 12। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि x का वर्ग क्या होगा, मतलब जो वैल्यू आपका 12 आया है इसका वर्ग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे 12 को तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 144। 12 गुना 12 करेंगे 144। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल टू ए के लिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 है तो a का मान क्या होगा। देखिए जरा गौर करिएगा, यहाँ पर आपका 4x दिया गया है, x के लिए मान आपको 1 पुट करना है तो 1 रखेंगे प्लस 3 इंटू आप y करेंगे, y का वैल्यू आपको 2 दिया गया है, यहाँ पर आप 2 को पुट करेंगे इक्वल टू आपका a होगा,
यहाँ पर देखिए 4 और 3 दोनों आपका 6, यानी कि आपका 6 और 4 आपका 10, यानी ए इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो साथियों, आज का सेशन यहीं पर आपका खत्म होता है। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट सेशन में अपना फीडबैक अवश्य देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग पूरी डेडिकेशन के साथ अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर कार्यालय परिचारी आपके सामने घुटने टेक देंगे, आप ये याद रखेंगे। आज शाम में जो क्लास होगा ये आपका हिंदी का होगा, तो पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ आप सभी लोग रेडी रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।